फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग रेडी हैं? ग्रेट। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आखिर डीवीटी है क्या? तो देखेंगे व्हाट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी इज ए कंडीशन वेयर ए ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन ए डीप वेन। जो नस बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ आपकी बॉडी में, कुछ नसें आप देखते हैं बाहर से आपको नजर आ जाती हैं और कुछ नसें हमारी मसल्स के अंदर होती है। यानी डीप वेन यानी जो मसल्स के अंदर जो नसें हैं उसके अंदर अगर कोई ब्लड का क्लॉट जमा हो जाता है, ज्यादातर ये किन लोगों को होता है? जो ओबेसिटी का पेशेंट है, जो मोटापे का पेशेंट है, या जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, जिनकी फिजिकल मूवमेंट नहीं है, पैरों की ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ज्यादातर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं या एक ही जगह पर काउंटर पर खड़े रहते हैं, ये ऐसे लोगों को ये डीवीटी की समस्या होती है। और ज्यादातर ये पैर में होती है और यहीं पर ब्लड का क्लॉट जमने से ये समस्या होती है। और इसमें होता क्या है, वेरिकोज वेन में आप देखेंगे तो पेन बहुत ही कम लोगों को होता है। आप सोच रहे होंगे ना कि ये वेरिकोज वेन और डीवीटी दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसके सिम्टम्स बता देता हूँ। वेरिकोज वेन में पेन बहुत ही रेयर होता है, मुश्किल से 5% लोगों को पेन होता है। बाकी उनकी नसें दिख रही होती हैं क्योंकि वो बाहर की तरफ होती है। और ज्यादातर जो वेरिकोज होता है वो सेफेनस वेन और स्पाइडर वेन्स, सेफिनस वेन और स्पाइडर वेन्स, उसमें स्पाइडर वेरिकोज जिसको बोला जाता है। ये जो डीवीटी है ये अंदर की तरफ मसल्स के अंदर पाई जाती है। मसल्स के अंदर जो नसें हैं उसके अंदर अगर कोई ब्लड का क्लॉट जम जाता है तो उसमें आपको क्या होगा? आपको पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा और आपको सूजन भी आएगी, स्वेलिंग भी आएगी और आपको गर्माहट जैसा लगेगा। वो पर्टिकुलर एरिया आपको गरम गरम जैसा महसूस होगा। और ये जो डिजीज है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी बन जाती है अगर ये जो क्लॉट है ट्रैवल करके। देखिए वेरिकोज में क्लॉट ट्रैवल नहीं करता है, लेकिन डीवीटी में मैं फर्क भी बता रहा हूँ आपको दोनों के बीच में। डीवीटी में जो ब्लड का क्लॉट है वो ट्रेवल करते करते अगर लंग्स तक पहुंच जाता है तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। ये है डीवीटी। और मैं आपको बहुत ही डिटेल में आराम से आपको समझाऊंगा, क्योंकि डीवीटी वेरिकोज तो आपको समझ में आ गया कि वेरिकोज में हमें बाहर की तरफ जो नसें हैं उसके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन है, जो ब्लड का फ्लो है वो कम होने की वजह से नसें फूल जाती हैं। लेकिन डीवीटी में पैरों के जो बाहर की नसें हैं उसकी बजाय डीप वेन यानी अंदर की तरफ ब्लड का क्लॉट जम जाता है और उसकी वजह से हमें पेन भी होता है, हमें दर्द भी होता है, सूजन भी होती है, वहां पे गर्माहट भी होती है। और अगर डीवीटी पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो ब्लड के थ्रू जब वो स्ट्रीम करेगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और अगर उसका क्लॉट लंग्स तक पहुंच जाता है तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो डीवीटी इतना खतरनाक बीमारी है। अब इसके वीडियो के माध्यम से अब आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। ये क्या है? ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा ब्लड क्लॉट है जो ब्लड वेसल्स के अंदर और वहीं पर पड़ा रहे तो ये थ्रोम्बस कहलाया जाता है, अगर वहीं पर पड़ा रहता है। और इसको थ्रोम्बोसिस भी कहा जाता है। आप ये देख रहे हैं, अगर थ्रोम्बोसिस हमारी ब्लड वेसल्स में पड़ा रहेगा तो वो ब्लड का फ्लो आगे कैसे जाएगा? अब ये ब्लड वेसल्स में कैसे बन जाता है थ्रोम्बस? आप ये देखिए, जैसे पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है, जब भी कोई जख्म होता है हमारी नसों में तो हमारा जो क्लॉटिंग सिस्टम है
हमारी जख्म वाली जगह पर क्लॉटिंग सिस्टम वहां पर उस जख्म को बंद कर देता है ताकि ब्लड का फ्लो आगे चला जाए। लेकिन कई बार हमारी बॉडी इस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में नाकाम हो जाती है, और ये इसी वजह से ब्लड वेसल्स में रुक जाता है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। दो तरीके का थ्रोम्बोसिस है। एक तो होता है आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, आर्टरी यानी वो भी नस है, और वीनस, दोनों तरीके का। अब ये देखेंगे थ्रोम्बस की फॉर्म में आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया, और अब आप देख रहे हैं जब कई बार हाई कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर की वजह से कई बार प्लाक बन जाता है, और ये जो प्लाक है, ये प्लाक कई बार जब रप्चर हो जाता है तो जो क्लॉटिंग सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। जब ये प्लाक रप्चर हो जाएगा तो क्लॉटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक जगह पर पड़े 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 ये थ्रोम्बस बन जाता है, और एक ही जगह पर आर्टरी पे पड़ा हुआ है, और ये इसी को आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। और हाँ, ये आर्टीरियल जो थ्रोम्बोसिस है ये हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। और ये जो वीनस थ्रोम्बोसिस है, इसी को वीनस थ्रोम्बोसिस को बोला जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। अगर जो वेन्स के अंदर जाकर के आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस समझ में आ गया, और वीनस थ्रोम्बोसिस हो गया आपका डीवीटी। अब आप देखिए कि जो वेन्स है, पेट का वेन के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कम होता है, और उसके अंदर थ्रोम्बोसिस के चांसेस सबसे ज्यादा बन जाते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, अब ये जो ब्रेन में जो इसमें ब्लड में जो क्लॉट बना हुआ है, और कई बार ये ट्रैवल करके आप देख रहे हैं ये लंग्स तक पहुंच जाता है, और ये ब्लड की सप्लाई को रोक देता है, और इसी वजह से लंग के जो टिश्यूज हैं वो मर जाते हैं, और इसी को बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और अगर इसके डीप वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स की बात करें, किसी भी एक लेग में, और जो सिम्टम्स हैं कई बार पता नहीं चल पाते, कि जिनको बहुत ज्यादा चर्बी है ना, उनको नहीं पता चल पाता। अब किसी को आप देखेंगे तो पैरों में सूजन आ जाएगी, उसको रेडनेस आ जाएगी, पैर पूरा गर्म होने लगेगा और दर्द होने लगेगा। और इसमें प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं? तो प्रिवेंशन क्या है? अब देखिए, कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी करके आप थ्रोम्बोसिस को खत्म कर सकते हैं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। आप सर्जरी या जख्म के बाद आप अपना वजन भी कम करना चाहिए, स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए, स्मोकिंग वालों को भी डीबीटी होता है। और साथ ही साथ बीपी को और कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डीवीटी, आपने देखा डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, यानी आर्टरीज होती है बहुत बारीक, है ना, और हमारा जो ब्लड का फ्लो है हमारी सभी आर्टरीज के अंदर चलता जा रहा है, और सभी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो चलता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो थ्रोम्बोसिस तो आपको जो आर्टरीज के अंदर बनेगा उससे भी आपको हार्ट अटैक के चांसेस रह सकते हैं। और अगर आपको डीवीटी होगा तो डीवीटी में भी क्या होगा, डीवीटी में आपको लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। तो आपको डीवीटी को इतने हल्के में नहीं लेना है। अब ये होता क्यों है, इसके आखिर कॉजेज क्या है? तो कॉजेज के ऊपर हम ध्यान देंगे, आखिर इसके कॉजेज हैं क्या। तो देखते हैं क्या क्या कॉजेज हैं। डीवीटी हैपन्स व्हेन ए ब्लड क्लॉट्स फॉर्म इन डीप वेन, यानी कि वो हमारी डीप वेन के अंदर, ये जैसे मैंने आपको बताया, और ज्यादातर पैरों के अंदर। और इसके कॉजेज क्या है? स्टेटस ऑफ ब्लड फ्लो, व्हेन ब्लड फ्लो इज नॉट फ्लोइंग नॉर्मली, यानी कि ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ब्लड का फ्लो? उसका कारण क्या है? वो कारण देखेंगे तो प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट,
जिनका बहुत लंबे समय तक बेड रेस्ट है किसी भी कारण से, उनकी बॉडी की इमोबिलिटी यानी कि बॉडी की मूवमेंट नहीं है, जैसे कि आफ्टर सर्जरी, उदाहरण के तौर पर अगर किसी की सर्जरी है ना, और लॉन्ग फ्लाइट मतलब आप लंबे समय पर बिस्तर पे हैं और आप सर्जरी के बाद आपका कंप्लीट बेड रेस्ट चल रहा है, और आप या फिर आप इतने बीमार हैं किसी भी कारण से कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट पर बहुत लंबे समय से हैं और बॉडी की मूवमेंट नहीं है, तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ब्लड का फ्लो कब फास्ट होता है? जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, हम चलते हैं या हम पूरे दिन वर्क करते हैं। दूसरा जो कॉज है वो है पैरालिसिस। पैरालिसिस में आप देखेंगे तो जब स्ट्रोक होता है तो सारी नसें स्पाइरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब स्पाइरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं तो ब्लड का फ्लो ठीक से आगे की तरफ नहीं जा पाता है। और तीसरा जो रीजन है वह सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, जैसे कि ऑफिस में जॉब करने वाले लोग और जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको पता है कि मैं बस में बैठ करके मुझे 8 घंटे का सफर तय करना है, या फिर जिन लोगों को लगता है कि मैं ड्राइवर है, मेरा गाड़ी चला रहा है, मेरे को 4-4 घंटे गाड़ी में बैठ के सफर करना है, ट्रैवल करना है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप बहुत लंबे समय तक बैठे हुए हैं किसी भी कारण से, चाहे अपनी ऑफिस की जॉब में है या आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है डीवीटी होने का। दूसरा कारण क्या है? एंडोथीलियल इंजुरी। एंडोथीलियल इंजुरी क्या होता है? आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसको डैमेज हो जाती है, जैसे कि कोई भी सर्जरी हुई, सर्जरी होने से कोई नस गलत कट भी सकती है और नसों को जोड़ा भी जाता है, और जब नसों को जोड़ा जाता है तो ब्लड का फ्लो तो होता ही है उसके अंदर, तो कई बार उसकी वजह से भी थ्रोम्बस इकट्ठा हो जाता है। आप देखते हैं कई बार आपने कैनुला लगवाया, आप देखते हैं ना, कैनुला लगवाया आपने, आपने नहीं लगवाया, आपने देखा होगा, आपने अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति को देखा होगा अस्पताल में, देखते हैं ना, तो आपने कैनुला लगवाया, कैनुला यानी कि उसको मेडिकेशन चढ़ाने के लिए, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कैनुला तो लगवाना पड़ता है। और अब देखते हैं कई बार ऐसे पेशेंट का आपने देखा होगा कि जहां पर कैनुला लगा है तो वहां पर काला काला धब्बा बन जाता है कि नहीं बन जाता? बनता है कि नहीं बनता? उसी को थ्रोम्बस। तो कोई भी सर्जरी हो रही है या फिर कोई आपका ट्रोमा हो गया, आपको एकदम से, मान लेते हैं आप बाइक से गिरे, और बाइक से गिरने के बाद जिस तरफ की तरफ आप गिरे तो आपने देखा कि पैर में पूरा नीला नीला पड़ गया है ना, पता ना मेरे पैर में नील पड़ गया है, वो क्या है? वो थ्रोम्बस इकट्ठा हो गया। ठीक है। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या? जैसे कई बार आप, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, कई बार आप क्या करते हैं, मसल्स क्रैम्प्स आ जाते हैं आपके पैरों की पिंडलियों में, काफ मसल्स के अंदर, आपको डेली करने, आपका नियम है कि आपको रात को इन्फ्लेमेशन हो रहा है और आप परेशान है, तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड का फ्लो है उसके अंदर कोई ना कोई रुकावट आ रही है, और रुकावट आ रही है तो वहां पर थ्रोम्बस इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे, और एक दिन क्या लगेगा कि थ्रोम्बस इकट्ठा होने के बाद आपके पैरों में सुन्नपन आना शुरू हो जाएगा, आपके उसी पर्टिकुलर एरिया में दर्द होना शुरू हो जाएगा और पैरों में गर्माहट शुरू हो जाएगी। तो आप इस सिम्टम समझ लीजिएगा कि अगर आपके दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है और गर्माहट हो रही है पर्टिकुलर उसी एरिया में, आप डीवीटी के पेशेंट बन चुके हैं। चौथा आप देख रहे हैं आईवी कैथेटर्स और सेंट्रल लाइन्स। सेंट्रल लाइन्स डालते हैं, आईवी कैथेटर डालते हैं। कैथेटर क्यों डाला जाता है? आप देखेंगे तो कैथेटर कई बार किसी को यूरिनरी बैग लगाना पड़ता है तो भी कैथेटर लगाना पड़ता है, या फिर आप किसी को कैनुला लगा रहे हैं तो भी आपको कैथेटर लगाना पड़ रहा है, या फिर सेंट्रल लाइन डाल दी है, सेंट्रल लाइन भी आपकी बॉडी में इंसर्ट करी जा रही है, तो आप जब देखेंगे तो पंचर किया जाता है। जब भी कैथेटर डलेगा या सेंट्रल लाइन डलेगी या कैनुला लगेगा तो पंचर करा जाएगा कि नहीं करा जाएगा बॉडी में। और जब पंचर करा जाता है तो आप देखते हैं पंचर करने के बाद थोड़ा सा ब्लड निकलता है, जिसको तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में नर्स वही के वही रोक देती है, उसको पहिए को घुमा करके ना, जो कैनुला या उन्होंने कैथेटर लगाया उसको हाथों हाथ रोक देते हैं।
लेकिन जो ब्लड निकल करके बाहर आ गया उसके बाद ऊपर से उन्होंने आपको मेडिसिन देना शुरू कर दिया, तो मेडिसिन के साथ साथ वो ब्लड तो चला गया अंदर, वापस तो चला गया, लेकिन अल्टीमेटली जहां पर पंचर हुआ था उसके सराउंडिंग धीरे 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 क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो गए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे को कोई भी इंजरी हो रही है तो हमारा जो थ्रोम्बस है वो थ्रोम्बस को हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है, और उस सपोर्ट ना करने की वजह क्या होती है, आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, तो आप देखते हैं कि कई बार लोगों का थ्रोम्बस डिसॉल्व होने में कई कई महीने लग जाते हैं, किसी किसी का महीने भर में भी ठीक हो जाता है, किसी किसी का 1 महीने में ठीक होता है, किसी का 15 दिन में भी ठीक हो जाता है, और किसी किसी का ठीक होता भी नहीं है। और नहीं होता है तो वो क्या होता है कि पर्टिकुलरली वहां पे जाकर के वो थ्रोम्बस परमानेंटली बन जाता है और ब्लड का फ्लो नहीं जाता, जिसकी वजह से स्वेलिंग बढ़ जाती है और पेन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद है हाइपर कोएगुबिलिटी। वो क्या है? व्हेन द ब्लड इज मोर लाइकली ए क्लॉट, जैसे कि किसी का ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा है, या जेनेटिक क्लॉट डिसऑर्डर, किसी को फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में मेरे फादर को क्लॉट है तो बेटे को भी होगा। ये कुछ चीजें जेनेटिक भी होती है कि ब्लड बाय डिफॉल्ट जैसा पेरेंट्स का है, कई बार बच्चों को भी उनके अंदर सेम जेनेटिक ये सिम्टम्स आने लगते हैं कि वो उनका हमेशा जो ब्लड है वो थिक होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। दूसरा है कैंसर। कैंसर वाले पेशेंट्स के ऑलरेडी सेल्स बहुत ज्यादा वीक हो चुके होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा ना कि एक्वालाइफ हम कैंसर वाले पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कैंसर की जो बैक्टीरियाज है पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं ना, इसलिए हम मना करते हैं। तो कैंसर के जो बैक्टीरियाज हैं, पर्टिकुलरली जब आपका ब्लड फ्लो चल रहा है, अब जिसको कैंसर है उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से क्या होता है? कीमोथेरेपी से उस खून को जलाया जा रहा है, और जिस खून को जलाया जा रहा है तो वहां पर थ्रोम्बस तो पक्का बनेगा ही बनेगा। तो जिसको कैंसर है, कैंसर वाले पेशेंट को ये तो पता है कि कैंसर वाले पेशेंट बहुत मुश्किल से बचते हैं, जिनको फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज का है या ब्रेस्ट कैंसर है वो लोग बच जाते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज पे कैंसर कभी बचता नहीं है। उसको बचाने के चक्कर में, लाइफ को एक्सटेंड करने के चक्कर में, जहां उसको 4 महीने जीना है तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल जी लेता है, लेकिन उसको 1 साल जीने के लिए कितनी कीमो कितनी रेडिएशन का सहारा लेना पड़ता है, और उसकी वजह से एक नई बीमारी और पैदा हो जाती है, दैट इज थ्रोम्बस, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी। उसके बाद है प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड। कई बार आप देखेंगे तो जिनको प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी के बाद अगर किसी को बेबी हुआ है सिजेरियन से, है ना, हमारे तो सिजेरियन से बेबी हुआ है, तो कई बार आफ्टर द डिलीवरी, कई बार जो सही तरीके से क्लीनिंग होनी चाहिए जच्चा की, वो क्लीनिंग नहीं हो पाती है। हालांकि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में करते हैं, लेकिन जो लोकल हॉस्पिटल है वहां पर तो डिलीवरी किया, ये आपका बच्चा है और आपको हैंड ओवर कर दिया, लेकिन अगर अच्छी जगह अच्छी तरीके से उसकी क्लीनिंग नहीं की गई है तो वहां पर ब्लड का थक्के यानी थ्रोम्बस इकट्ठा हो सकता है। और आफ्टर द पीरियड्स कई बार आप देखेंगे जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते होने लगते हैं, और आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन महिलाओं के लिए जिनको लगता है कि नवरात्रे आने वाले हैं और मेरे को व्रत रखना है और मेरे को ना पीरियड्स ना आ जाए। आप ध्यान रखना, ये आपको एक नई बीमारी पैदा होने वाली है। जो लोग ऐसे करते हैं ना, अरे नवरात्रे आने वाले हैं, मेरे पीरियड का टाइम हो गया, अब तो मुझे दवाई लेनी चाहिए अपने पीरियड्स रोकने के लिए, तो वो डीवीटी को निमंत्रण दे। तो आपको ध्यान रखना है, जो चीज प्रकृति ने नेचुरल बनाई हुई है ना, आपको उसके खिलाफ नहीं जाना है। इसके बाद है हार्मोन थेरेपी। कुछ लोग बर्थ कंट्रोल करने के लिए पिल्स लेते हैं, है ना, कि नहीं बच्चा ना हो जाए, उसके लिए अलग अलग पिल्स लेते हैं। और एचआरटी भी करते हैं। एचआरटी मतलब
डिवाइस भी लगा देते हैं। तो उसमें क्या होगा, हार्मोनल थेरेपी के अंदर जब बर्थ कंट्रोल की बात आएगी तो उसके जो आप जबरदस्ती के पीरियड स्टार्ट करोगे, है ना, जबरदस्ती वाले पीरियड आप स्टार्ट करोगे क्योंकि आपको बर्थ कंट्रोल चाहिए, उसके लिए आप जबरदस्ती पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वहां पर भी आपका थ्रोम्बस इकट्ठा हो जाता है। और स्मोकिंग, स्मोकिंग में भी जो भी आप इनहेल कर रहे हैं या फिर आप अंदर की तरफ ले रहे हैं आपके, चाहे वो लंग्स में जा रहा है चाहे नसों में जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू थोड़ा 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 करते करते कई सालों में आपकी नसों के अंदर थ्रोम्बस इकट्ठा हो जाता है। और उसका इफेक्ट पैरों में सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा, कहते हैं ना कि जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, लोगों का ये मानना है, कहते हैं नहीं हम तो खाते पीते घर के हैं। तो खाते पीते घर के लोगों को ज्यादातर डीवीटी की समस्या होती है। आप देखना ऐसी महिलाएं जिनका वजन, अपने आप से देख लेना, आप खुद अपने आप को एनालाइज करना, जिनका वजन एज पर बीएमआई अगर 20 किलो ज्यादा है, अगर किसी का वजन होना चाहिए 60, उसका है 80, अगर किसी का होना चाहिए 70, उसका है 90, है ना। तो एज पर बीएमआई अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, 20 किलो ज्यादा है, तो आप बहुत हाई रिस्क में है डीवीटी। आप देखिएगा आपकी जो टांगे हैं, आपके जो पैर हैं, उनकी शेप कैसी है। अगर आपके पैरों की शेप, आपके लेग्स की जो शेप है बहुत ज्यादा थिक, बहुत ज्यादा हैवी है, तो आप समझ जाइए कि आप डीवीटी के पेशेंट बनने वाले हैं। और उसके बाद है सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, जब आपका एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आपके ऑर्गन पे अटैक करता है, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब आपको होगा तो आपके किसी भी ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट करेगा, और जब वो अफेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट्स भी देगा, और जब वो ब्लड क्लॉट्स होगा तो आपको डीवीटी भी होगा। ये कॉजेज है। सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा क्या सिम्टम्स है। आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको दो तीन सिम्टम्स तो बताए कि पैरों में आपको स्वेलिंग भी आएगी, दर्द भी होगा और गर्म जैसा भी लगेगा। तो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम है वो यही है। कई बार आपको पता है, कई बार आपको ऐसे भी लगेगा, जो बिल्कुल देखो डिपेंड क्या करता है, आपकी एज क्या है। अब ठीक है, ऐसी बहुत सारी फीमेल है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा है, 25 साल की है, 30 साल की है, 35 साल की है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उनका वजन कम नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट है बॉडी की, उनको भी पता नहीं चल रहा है क्योंकि उनकी एज अभी इम्यूनिटी के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से जो उनकी इम्यूनिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अभी उनको पता नहीं चल रहा, तो इसलिए कई बार सिम्टम्स के बारे में पता नहीं भी चल पाता। लेकिन जिनको सिम्टम्स होगा उनको क्या होगा, सबसे पहले तो स्वेलिंग आएगी, पैरों में सूजन आएगी। ज्यादातर एक पैर में आता है, कई बार दोनों पैरों में भी आ सकता है, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत कम लोगों के साथ आता है। और ये क्या करेगा, आपके पैर का आपकी जो एड़ी है, आपका जो एंकल है, आपका पैर का जो पंजा है, या फिर पूरे पैर के ऊपर अफेक्ट डाल सकता है। आपके एंकल पे भी आ सकता है, आपकी पिंडलियों में, काफ मसल्स में भी आ सकता है, आपके पैरों के पंजों में भी आ सकता है, कहीं पर भी इफेक्ट डाल सकता है। ज्यादातर पैरों में ही होता है और एक पैर में होता है, दोनों पैर में बहुत रेयर होता है। अगर 1,000 पेशेंट है डीवीटी के, उनमें से किसी एक दो को दोनों पैर में होता है, क्योंकि दोनों पैर में हो गए तो वो तो वैसे ही नहीं चल पाएगा, है ना। एक पैर में होगा, पेन होगा तो कम से कम लंगड़ा के चल तो लेता है बेचारा। तो ज्यादातर कई बार भगवान भी ना साथ देता है कि नहीं यार एक पैर में देते हैं। और ये इन सब का कारण कौन है, इन सब का कारण आप खुद ही तो है। आपने अपना वजन कम नहीं किया, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं है, किसी की सर्जरी अपने हाथ में नहीं है, आपका कहीं पे चोट लगना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीज आपके हाथ में है उस पर तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड, पेन और टेंडरनेस। पेन कहाँ से स्टार्ट होगा, पिंडलियों से कहाँ तक जाएगा, थाइस तक। अगर आपको ये ऐसा महसूस होता है, आपका वजन बहुत ज्यादा है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है
कि आपकी पिंडलियों में, आपकी काफ मसल्स में और पेन है, और साथ साथ थाइज में पेन है, तो आप समझ जाइए कि आपको वजन कम करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। सीरियस हो जाइए, नहीं तो डीवीटी में फाइनली कई बार तो पेशेंट की जान भी चली जाती है, और कई बार डीवीटी में मैक्सिमम लोगों को सर्जरी कराना पड़ता है। दूसरा, माइट फील लाइक ए क्रैम्प्स। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आपको पैर में क्रैम्प्स पड़ेंगे, आपको सोते वक्त अचानक से आंख खुल जाएगी, आपकी पैर पे नस चढ़ेगी और आपकी नींद खराब होगी, और ऐसा लगातार आपके साथ हो रहा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और कई बार पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट जैसा भी आपको महसूस होगा, और वो कई बार अपने आप जाएगा भी नहीं। आपको बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि ये मेरे पैरों में नंबनेस या ये सुनपन ये कहाँ से आ रहा है, और आपको ये जो क्रैम्प्स पड़ना है, ये यूजुअली हफ्ते में अगर आपको 2-3 बार हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप डीवीटी का पेशेंट बन चुके हैं। तीसरा, वार्मथ यानी गर्माहट, स्किन ओवर द क्लॉथ, फील वार्मर देन सराउंडिंग एरिया। वो पर्टिकुलर एरिया ही जहां पर आपका डीवीटी है, वो पर्टिकुलर एरिया ही आपका गरम गरम लगेगा। उसके आसपास का आप स्किन देखेंगे, आपको लगेगा ये स्किन तो मेरी बिल्कुल ठंडी है, और पर्टिकुलरली ये एरिया में जहाँ पे मेरे को पेन हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि डीवीटी के ये सिम्टम्स है भैया, मुझे अपना वजन कम करना चाहिए। या आप अपना लिपिड प्रोफाइल भी आप जरूर चेक कराएं, अपना बीपी भी चेक कराएं, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर हाई होगा, तो वो स्पीड से ब्लड चलेगा। बीपी हाई का क्या मतलब है? ब्लड का प्रेशर हाई होना। जब ब्लड का प्रेशर हाई होगा और प्लाक होगा, और जब प्लाक होगा तो इतनी स्पीड से जाएगा, तो प्लाक क्या करेगा? आपकी आर्टरीज को, आपकी वीनस आर्टरीज, वीनस वेन को क्या करेगा? उसको रप्चर करेगा। रप्चर करेगा तो धीरे धीरे वहां पर क्लॉट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो स्किन है उसका कलर रेड हो जाएगा, या फिर नॉर्मल स्किन से वो डिसकलर्ड हो जाएगी, या ब्लूइश हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। उसके बाद है विजिबल वेन्स, सुपरफिशियल वेन में बिकम मोर नोटिसेबल और एंगोस्ड। यानी जो सुपरफिशियल वेन है वो आपको बहुत ज्यादा बाहर से दिखाई भी देगी। डीवीटी कई बार आपको दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप वेन के अंदर है। लेकिन कई बार, जैसे मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में दिखाया था, कई बार आपको बाहर से दिखता है, कई बार आपको बाहर से दिखेगा, वो नोटिसेबल होगा कि हाँ ये तो कोई ना कोई ब्लड क्लॉट है। और कई बार आप देखते हैं, जब जो हमने बताया था अभी, कि अगर कहीं पर भी आपको पंचर किया गया, तो वो डीप वेन के अंदर ही पंचर किया जाता है। अब जो आप कैनोला लगा रहे नॉर्मल ग्लूकोज है, वो तो आपको ऊपर की तरफ है, कई बार आपको बहुत डीप वेन वेन में दिया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर भी थर्मस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इसमें जब डीवीटी होगा, तो आपका जो वेन्स है उनका विजिबिलिटी भी आपको नजर आएगी। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? थ्रोविंग और क्रैम्पिंग, लेग्स पेन, स्वेलिंग इन वन लेग्स। एक पैर में देखेंगे तो आप बोलेंगे एक पैर तो पतला है, एक पैर मोटा है। और जो वेन्स है, स्वॉलन वेन्स दैट आर हार्ड या सोर, आपकी जो नसें हैं बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगी, और उसमें सुन्नपन भी आएगा, रेड कलर भी होगा, और जो स्किन वाला जो एरिया वो बहुत ज्यादा पेनफुल भी होगा, और जो स्किन है वो बहुत ज्यादा गर्म होगी। any of these signs but in your arm or stomach। अब आपको ये सब कुछ जो महसूस होगा, ये महसूस तभी होगा जब आपको डीवीटी है। ऐसा नहीं कि आपको लगा कि भाई मेरे अंदर मोटापा है तो मुझे डीवीटी हो गया है। जब आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लग रहा है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन देखेंगे तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो हो सकता है कि जो डीवीटी है, डीवीटी कैन बी सीरियस एंड समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग। अगर
बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है, आपका पैर भी काटना पड़ सकता है अगर पैर में हो जाता है डीवीटी। मैंने बहुत सारे लोगों के पैर कटते हुए देखे हैं हॉस्पिटल के अंदर, पैर काटना भी पड़ जाता है अगर आपने उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया। और here is a breakdown of the main complication like pulmonary embolism। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मैंने आपको अभी बताया कि जो क्लॉट है वो ट्रैवल करते 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 क्या होता है, लंग्स तक पहुंच जाता है। इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये सबसे ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। हैपेंस व्हेन ए क्लॉट breaks loose and travel to the lungs blocking a pulmonary artery। तो ये क्या कर रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी को इसने यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ब्लॉक कर दिया। जब पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो सांस कैसे आएगा? और जब सांस नहीं आएगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसी को बोला जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं है? सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अचानक से आपका सांस कम हो जाएगा। अचानक से आपको लगेगा मेरा सांस रुक गया है, या मेरी सांस एकदम से, अभी मैं ठीक था, अचानक से मैं क्यों हाफने लग गया, अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो गया। आपको चेस्ट पेन होगा स्पेशली व्हेन ब्रीदिंग इन। और जब आपको चेस्ट पेन होगा जब आप सांस अंदर की तरफ खींच रहे हैं। रैपिड हार्ट बीट, आपकी धड़कन बढ़ेगी, आपको लगेगा आज मेरी धक 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 क्यों इतना तेज हो रहा है। आप अपना पल्स चेक करेंगे तो लगेगा कि मेरा पल्स इतना 130 क्यों पहुंच गया, 140 क्यों पहुंच गया। आप सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में जाकर के पता चलेगा कि आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है। आपका रैपिड हार्ट बीट के लिए फिर आपके कार्डियोलॉजी के प्रोसीजर अलग चालू होंगे, और और पल्मोनोलॉजी के अलग चालू होंगे। और इसमें और क्या महसूस होगा आपको? आपको कफ भी आ सकता है, यानी स्पुटर, गले में जो बलगम है वो भी आ सकता है। और उसके साथ साथ कभी कभी आपको उस स्पुटम के अंदर आपको ब्लड भी आ सकता है। कैन बी फैटल इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली, और पेशेंट बेहोश हो सकता है अगर उसको आपने तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जाएगा, या फिर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उसको वो फेटल भी हो सकता है। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम, अब आप देखेंगे कि थक्का इतना ज्यादा बन चुका है, आपने उस पर इलाज नहीं किया, और थ्रोम्बस इकट्ठा होते होते वो इतना ज्यादा फैल गया। इसी को बोला जाता है पीटीएस, यानी पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, किसी को डीवीटी हुए 10 साल हो गए, वो इलाज ही नहीं करवा रहा है। वो क्या कर रहा है, रोज है ना कोई बाम लगा के बैठ जाता है। ये मेरे पैरों में दर्द है, मुझे इससे आराम मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन अंदर का जो थ्रोम्बस है वो कहाँ जाएगा। आपको थोड़ी देर के लिए तो आराम मिल गया उस पेन में, आपको लगता है कि मेरे को ये बाम लगाने से, लेकिन आपने उसको कोई टेस्ट नहीं कराया, आपको पता ही नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम हो क्यों रही है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू डैमेज टू द वेन फ्रॉम द क्लॉट। अब जो वेन है वो डैमेज हो चुकी है, वहां पर क्लॉट इतने इकट्ठा हो गया कि क्लॉट इकट्ठा होते 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 उसने एरिया ज्यादा कवर कर लिया। और ये ज्यादा कवर कर लिया यानी ये अब पैर को काटना ही पड़ेगा, ये इतना फैल चुका है। इसी को बोला जाता है पीटीएस, पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। और इसके सिम्टम्स क्या है? जरूरत से ज्यादा पेन होगा ही होगा, अनबियरेबल होगा, सूजन भी बढ़ेगी, और जो आपका पैर है वो तो अफेक्ट होगा ही होगा। स्किन का कलर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, और अल्सर बन जाएगा, और ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा। और जब ये अल्सर बन जाएगा तो इसको काटना पड़ेगा। हैपन्स इन 20 to 50% ऑफ द पीपल, यानी ये ज्यादातर 20 से 50% लोगों को जिनको डीवीटी है, डीवीटी होने के बाद जिनको डीवीटी हो गया, और अगर किसी के आपने पेशेंट को आपने देखा, और आपने इस तरीके का पेशेंट देख लिया जिसके पैरों में इस तरीके से निशान बने हुए, उसके स्किन का कलर ऐसा हो चुका है, आप क्या बोलेंगे? डीवीटी का पेशेंट है। आप पूछने लग जाते हैं, आप ध्यान से बेटा आप पूछने लग जाते हैं, ये पैर जल गया था क्या?
आपको पूछने की जरूरत नहीं है आज के बाद, आप देखते पहचान जाएंगे कि भाई ये तो डीवीटी है, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस बन चुका है, स्पेशली इफ इट वाज एडिक्वेटली ट्रीटेड अर्ली। ये तब नहीं होगा जब आपने इसको बहुत जल्दी ट्रीट कर लिया, अगर ट्रीट नहीं किया तो ये ऐसी ही कंडीशन इसकी बन जाएगी, इसको बोला जाता है पीटीएस। इसके बाद है रिकरेंट डीवीटी। रिकरेंट डीवीटी में कई बार some patient develop another DVT despite treatment। बार बार उसको डीवीटी हो रहा है, ट्रीटमेंट लेने के बावजूद डीवीटी हो रहा है। अब देखो आपने, मान लेते फॉर एग्जांपल ट्रांस के माध्यम से डीवीटी को ठीक कर दिया, और पेशेंट आपके पास 6 महीने बाद फिर से आता है, कहता है जी आपने ठीक तो कर दिया था, ये तो फिर से डीवीटी हो गया मेरे को। तो रिकरेंट डीवीटी हो सकता है क्योंकि उसने अब ऐसा तो नहीं है कि उसने उसको भगवान का अमर होने का वरदान मिल गया, और डीवीटी क्यों नहीं हो सकता उसको दोबारा? क्योंकि उसने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस नहीं किया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, अपने वेट को कंट्रोल नहीं किया। तो डीवीटी तो हो सकता है कि आपके ट्रीटमेंट करने के बाद कोई ऐसी सर्जरी हुई हो, आपके ट्रीटमेंट करने के बाद हो सकता है कोई ऐसा पंचर किया गया हो तो फिर से थ्रोम्बस इकट्ठा हो गया, फिर से डीवीटी हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिस्क इंक्रीजेस इफ एंटीकोगुलेशन थेरेपी इज स्टॉप्ड। एंटीकोगुलेशन थेरेपी क्या होता है? एंटीकोगुलेशन थेरेपी होता है एटोरवास्टेटिन। आप चाहें तो लिख सकते हैं, एंटीकोगुलेशन थेरेपी क्या होता है? एटोरवास्टेटिन। एटोरवास्टेटिन क्या है? खून को पतला करने की दवाई होती है मेडिकल साइंस में, एलोपैथिक, उसको बोला जाता है एंटीकोगुलेशन थेरेपी। इज स्टॉप टू अर्ली इफ देयर आर अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर लाइक जेनेटिक क्लॉटिंग डिसऑर्डर। जिन लोगों को जेनेटिक क्लॉटिंग डिसऑर्डर है और उनका रिस्क सबसे ज्यादा है, और उनकी एंटीकोगुलेशन थेरेपी यानी खून को पतला करने की दवाई, उसने कहा मेरे को कोई ऐसी परेशानी तो है नहीं, उसने बंद कर दिया। अब उसको नहीं पता अंदर अंदर डीवीटी डेवलप हो रहा है, क्योंकि एक झटके में नहीं होगा, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना। जैसे आपको बताया कि ब्लड क्लॉट धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है एक ही जगह पर, और जब ये बिल्कुल ब्लॉक कर देता है तब आपको समस्या होती है। उसके बाद है पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म बहुत ही कम लोगों को होता है। अगर 1,000 लोग हैं तो उनमें से 1,000 लोग कौन से जिनको डीवीटी है, उनमें से 1-2 लोगों को बहुत रेयर होता है, और लेकिन जिसको होता है ये बहुत ज्यादा सीरियस होता है। इसमें क्या होता है? क्लॉट ट्रेवल थ्रू ए होल इन द हार्ट। आप देखो हार्ट में क्लॉट ट्रेवल कर रहा है, और कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? हार्ट के थ्रू पूरे सर्कुलेशन में ट्रेवल कर रहा है। और पॉसिबली क्या होगा अगर पूरे बॉडी में वो क्लॉट ट्रेवल कर रहा है, इसी को बोला जाता है पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। ये बहुत कम लोगों को होता है। तो इसमें क्या होगा, आपको अचानक से ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और आपका पर्टिकुलरली वो ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। यानी हो सकता है आपका ब्रेन डैमेज हो जाए, हो सकता है आपका हार्ट डैमेज हो जाए, हो सकता है आपका लंग डैमेज हो जाए, यानी कि पर्टिकुलरली कोई भी आपका ऑर्गन डैमेज हो सकता है। इसी को बोला जाता है पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। उसके बाद है क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इतना लंबा मेडिकल वर्ड को आपको समझने की जरूरत नहीं है। CTEPH। CTEPH क्या है? रेयर कंडीशन caused by a clot in the lungs that don't resolve। यानी कि जो ऐसा क्लॉट जो लंग्स तक पहुंच रहा है वो अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ है, वो घुला नहीं है, लीडिंग टू हाई ब्लड प्रेशर इन लंग आर्टरीज। यानी कि जो लंग्स की जो आर्टरीज हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से वो क्लॉट हुआ, और वो क्लॉट रिजॉल्व भी नहीं हुआ, और इसी को बोला जाता है हाइपरटेंशन की वजह से हुआ लंग्स फेलियर। अब कहते हैं ना बीपी की वजह से लंग्स का क्या मतलब है? बीपी की वजह से तो हमने सुना था किडनी खराब होती है और हार्ट के ऊपर इफेक्ट आता है, हार्ट अटैक होता है।
नहीं जी नहीं, आपके लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि बीपी की वजह से आपको नहीं पता, आपकी आर्टरीज में थ्रोम्बस इकट्ठा होते होते ट्रैवल करते 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 बीपी की वजह से और वो आपके लंग्स तक पहुंच गया। सिम्टम्स क्या है? आपके शरीर में बड़ी टूटन रहेगी, आलसपन छाया रहेगा, सांस बहुत ज्यादा फूलेगा, आपके सीने में अलग अलग से चेस्ट डिस्कम्फर्ट लगेगा, भारीपन लगेगा, एंड इवेंचुअली हार्ट फेलियर। ये बहुत क्रॉनिक कंडीशन है। डीवीटी को इतना आसानी से ना लें। यानी कि हमें क्या करना है? हमें करना है अपना वेट मैनेजमेंट, अपना हाइपरटेंशन। कुछ लोग ना शेकी मानते हैं, वो 190 बीपी हो कोई टेंशन नहीं है, अपना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और इतना तो मेरा नॉर्मल ही रहता है। तो आप ज्यादा इतराएं नहीं, ज्यादा खुश ना हो। आप बीपी को आप बर्दाश्त इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरनली वो क्या कर रहा है वो आप देख रहे हैं। और इंटरनली आप क्या पता चलेगा? सडनली पता चलेगा जब इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी। तो बीपी को मेंटेन रखना है, आपके मोटापे को मेंटेन रखना है, एज पर बीएमआई आपका वेट होना चाहिए। हम ऑलरेडी अपने जूम सेशन में पहले ही बता चुके हैं कि बीएमआई कैसे निकालते हैं। अब समाधान क्या है? सिंपल सा समाधान है कि आपको डेली स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। आप देख रहे हैं अलग अलग पोस्चर्स हैं, इन पोस्चर में आपको अलग अलग पोस्चर में आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। अगर आपको डीवीटी है तो भी, और डीवीटी नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको जरूर करना चाहिए। कितनी देर लगेगी? सुबह सुबह केवल 10 मिनट अपने लिए आप जरूर निकालिए। और ये जो चार आप पोस्चर देख रहे हैं, पैर को ऊपर करके आप देख रहे हैं सबसे राइट साइड में चौथे नंबर पर, आपको पैर को इस तरीके से घुटने पे हाथ रख करके ऊपर की तरफ लेना है। और सेकेंड लास्ट में आप देख रहे हैं तो आपने एक पैर ऊपर रखा, उसको स्ट्रेच किया, और पीछे अगर आप कर सकते हैं ये वाला पोस्चर, वैसे बहुत कम लोग कर पाएंगे, बहुत ज्यादा जो स्लिम ट्रिम है शायद वो कर पाए। ये तो आप हर व्यक्ति कर सकता है, ये हर व्यक्ति कर सकता है, ये हर व्यक्ति कर सकता है, ये हर व्यक्ति कर सकता है। तो आपको ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, ताकि आपका एक जगह पर थ्रोम्बस इकट्ठा ना हो। अगर वो मूवमेंट चल रही है उसकी, और मूवमेंट अगर बहुत छोटा सा थ्रोम्बस है, हो सकता है कि अगर आप प्याज का सप्लीमेंट लेते हैं तो वो डिसॉल्व भी हो जाएगा, आपको कभी डीवीटी नहीं होगा। और आप चाहते हैं कि आपको कभी डीवीटी ना हो, और जिनको हो गया है वो ठीक कैसे होगा? ध्यान के माध्यम से वो ठीक होगा। ओमेगा, ओपीसी, कैल्शी रिच और कोलिनेस। ओमेगा, ओपीसी, कैल्शी रिच और कोलिनेस, और साथ में मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस। चार सप्लीमेंट है। अगर किसी को डीवीटी का पेशेंट मिल जाए तो उनको ये चार सप्लीमेंट देना है। और हेड केयर का यूज कैसे करना है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले देख लेते हैं पॉइंट्स। पॉइंट क्या क्या करने? CX8, TH6, 39, 74, बोथ काफ मसल्स ऑन रिंग फिंगर। कितने पॉइंट है? केवल टोटल 6 पॉइंट है। और हेड केयर क्या करना है? 15 मिनट ऑन डीवीटी एरिया। कैसे? फ्रॉम डाउन टू अप, डाउन टू अप, डाउन टू अप। अब जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो लोग क्या कराते हैं? पैर में दर्द है, अरे टेंशन नहीं है सर, हमारे पास बीसीएम है ना, 250 बीमारी ठीक करते हैं, बीसीएम पे चढ़ा देते हैं डीवीटी वाले पेशेंट को। तो स्ट्रिक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है बीसीएम, नो बीसीएम। डीवीटी वाले पेशेंट को बीसीएम नहीं कराने हैं। पता पड़ा कि वो जो थ्रोम्बस था उसकी पैरों में था, और ट्रैवल करते करते आपको पता है ब्लड का फ्लो ब्रेन तक जाता है, कहीं पर भी उसका क्लॉट इकट्ठा हो गया जिसको डीवीटी है, तो लंग्स में गया तो लंग फेलियर, ब्रेन में गया तो ब्रेन डैमेज, स्ट्रोक पड़ जाएगा, हार्ट में गया तो हार्ट फेलियर। तो नहीं देना है, बिल्कुल बीसीएम नहीं देना है। ये नहीं कि आप सभी पेशेंटों में आप बीसीएम दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं देना है। हेड केयर 15 मिनट करना है, ये पॉइंट करना है, ये परमानेंट समाधान है। अब बात आती है अप्रैल के ऑफर की।
कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरे को तो लास्ट में पता चलेगा अप्रैल के ऑफर, है ना। अब मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है।